दिल्ली में फर्जी वोटरों पर भी राजनीति की एक सीरीज जारी है और हर दिन नए नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली के तुगलकाबाद में कैसे एक ही पते पर 60 से ज्यादा लोगों के वोटर आई कार्ड बने हुए हैं। आज बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ सवाल उठाए। बीजेपी सांसद ने पूछा कि एक ही पते पर 60 वोटर्स के नाम कैसे दर्ज हैं? फर्जी वोटर्स में सिर्फ एक ही समुदाय के लोग क्यों हैं? बीजेपी ने आप पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, घुसपैठियों और फर्जी वोटरों का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने वर्ष के पहले ही दिन फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाकर यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होगी और दिल्ली चुनाव में इस मुद्दे पर वोट खींचने वाली क्षमता का भी पता चल जाए। 2024 में जहां एक तरफ श्री राम बहुत बड़ी चुनौती है, बड़े शहरों में विशेषकर होता है। दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, तो जो घुसपैठिए आकर सेटल हो रहे हैं, यदि इनकी जांच हो तो इससे किसको परेशानी हो रही है ये सहज समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दो चीज़ों की गारंटी निश्चित रहेगी: भ्रष्टाचार, क्योंकि सभी मंत्री और विधायक उसमें संलिप्त होंगे समान भाव से, और दूसरा घुसपैठियों की भरमार। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को निर्मूल करके दिल्ली को निर्मल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा अगर है तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है लोगों ने बदमाशी में, जो लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं, उनकी आईडी कार्ड बनवाए हैं। और अच्छा है आपने ये बात बताई है, क्योंकि अभी जैसे ही हमारे पास आ जाएंगी वोटर लिस्ट, इसकी हम लोग तहकीकात करवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अगर कोई अवैध वोट है तो उसे कटवाया जाए। देखिए, वैसे फर्जी वोटर्स का सच क्या है, टीवी9 भारतवर्ष की टीम इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। आज हमारी टीम ने दिल्ली के न्यू अशोक नगर का दौरा किया, जहां एक ही पते पर 38 वोटर्स के नाम दर्ज मिले। हैरान करने वाली बात यह है कि मकान मालिक को इसके बारे में पता ही नहीं है। हमारी टीम जब इस जगह पहुंची तो उन्हें क्या पता चला, ये भी देखिए। हम एक मकान के आगे खड़े हैं। ये मकान नंबर है B174 न्यू अशोक नगर में। करीब 4 मंजिल का ये मकान है और इसमें 30 से 35 कमरे बताए जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर किराए पे रहते हैं, जो अगल बगल की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और जो जानकारी यहाँ के बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से सामने आई है, जो वोटर लिस्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसमें करीब 38 वोट फर्जी हैं। यानी 38 वो लोग जो इस घर में नहीं रहते हैं, लेकिन इस घर के पते पे उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। यहीं के जो स्थानीय लोग हैं जो इस घर में रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम JP यादव है। कब से रह रहे हैं इस घर में? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। यहाँ पे BLO ने जो लिस्ट दिया है, ये लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। क्या आप जानते हैं उन लोगों को? रशीदा बेगम और नाजिश परवीन, ताहिर खान, शहीदा, गजाला, शोएब अनवर, मोहम्मद आफ्ताब, ये लोग कौन लोग हैं? नहीं सर, हम इनको नहीं जानते ना। हम इनको कभी यहाँ देखे हैं हमारे बिल्डिंग में, मैं कभी देखा नहीं मैं इनको। अभी इनका वोटर कैसे बना, अब ये मैं नहीं बता सकता। ये चेहरे यहाँ पे दिखते हैं आपको? ये इनमें से कोई दिखता है आपको? ना, हम कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं रहता है? तो सब नए नए। नहीं, यहाँ पे ये लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये लोग नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं रहते। 3 महीने में हो गया। पहले भी यहाँ रहा, 3 साल पहले रहा था यहाँ पे। यहाँ पे कोई नहीं रहता था। लेकिन जितने भी जो फर्जी वोट है वो कटने चाहिए। और यही मेन है कि इन वोटों के पीछे इनकी शय किसकी है। देखिए, आज जितने बड़े दिल्ली में चुनाव आयोग अपनी उनकी टीमें काम कर रही हैं, उनका BLO काम करते हैं। हर पार्टी के BLA2 होता है, जो विधानसभा लेवल पे होते हैं, वो भी काम करते हैं। लेकिन ये वोट बनाए किन कौन पीछे? और पार्टी देखो, भारतीय जनता पार्टी तो है कि भाई फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होने देंगे। कोई भी एक भी फर्जी वोट नहीं डलना चाहिए दिल्ली में इस बार। सत्ता में अब उस वक्फ बोर्ड की बात है जिसका नाम लेकर जमीन पर कब्जा करने वाले और उस पर दावा करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। ऐसा ही एक नया मामला अब गुजरात के राजकोट में आया है, जहां कुछ हिंदू दुकानदारों से वक्फ के नाम पर जमीन खाली कराने की कोशिश की गई। उनकी दुकानों के ताले तोड़ दिए गए, दुकान में रखा सामान बाहर फेंक दिया गया और कहा गया कि जिस जमीन पर ये हिंदू लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, वो जमीन असल में उनकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है।
जो शख्स वक्फ का ये ऑर्डर लेकर राजकोट के दानापीठ इलाके में पहुंचा था, उसका नाम फारूक मुसानी है, जिसका दावा है कि ये सब कुछ वक्फ बोर्ड के आदेश पर ही किया जा रहा है। उसका कहना है कि इन दुकानों को खाली कराने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इन दुकानदारों ने दुकानें खाली नहीं की। वैसे दुकान के मालिक मोहनलाल, शिवजी, कल्याण जी, गोकुलदास और भाईचंद फूलचंद का कहना है कि उनकी ये शॉप करीब 64 साल पुरानी है और अब इस पर वक्फ बोर्ड के लोग गुंडागर्दी करके अपना दावा कर रहे हैं। अब हिंदू दुकानदारों ने दुकान खाली कराने वाले फारूक मुसानी समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और पुलिस मामले में हस्तक्षेप करके इसका पूरा सच जानने की कोशिश कर रही है। इस खबर पर हम आपको एक न्यूज़ रील दिखाते हैं। અમારી દુકાનનું દારૂ જોતા હતા એ સામે બેઠા બેઠા મેં જોયું એટલે મેં ત્યાં ગયા તો અમને એને ઓર્ડર આપ્યો કે આ વકફ બોર્ડનો ઓર્ડર છે, દારૂ તોડવા અને માલ સામાન તમારો બહાર ફેંકી દેવાનો। બોર્ડનો ને વકફ બોર્ડનો ઓર્ડર છે। ઘટનામાં તો ગઈકાલે સાંજે મને ફોન આવ્યો અહીંયા અમદાવાદ રાજકોટથી। હું હતો અમદાવાદ, મારા ઘરે પ્રસંગ હતો, અમદાવાદ હતો કે તમારે દુકાનના તાલા તોડીને તમારો માલ બધો બારે કાઢી નાખ્યો છે, ફેંકી દીધો છે। એટલે પછી ફારૂકભાઈ કરી એની સાથે વાત કરી, એનું કહ્યું હતું કે અમારી પાસે વક્ફ બોર્ડનો ઓર્ડર છે અને અમારે આનો કબજો લેવાનો છે, એટલે તમારો અમે કબજો લઈ લીધો। કેટલા સમયથી તમે ભાડું? 1964થી। એમને એ લોકોને કોપી મેં આપી દીધી છે દુકાનની કે ભાઈ અમને આ ટ્રિબ્યુનલ કોર્ટ આપણે વકફ બોર્ડનો ઓર્ડર આવેલ છે અને ઓર્ડર મુજબ અમે અમારી દુકાનોનો કબજો લઈએ છીએ અને વર્ષોથી જે દુકાનો બંધ પડી હોય, જર્જરિત હાલતમાં થઈ ગઈ છે, ઉપરથી છતો પણ તૂટી ગઈ છે અને અમારી મસ્જિદને પણ નુકસાન થાય એવી હાલત હોય, એટલે અમારો ઓર્ડર આવ્યો એ ઓર્ડરને અમે ફોલો કર્યો છે। और अब वक्त है आज के रिमाइंडर का, जिसमें हम आपको वो बातें रिमाइंड कराएंगे जो साल बदलने के साथ ही बदल गई। आज से वर्ष 2025 शुरू हो गया है। इस नए वर्ष में आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाना चाह रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो साल बदलने के साथ ही आपकी जिंदगी का हिस्सा हो गए और यही सत्ता का रिमाइंडर है। सबसे पहले बात करेंगे आज से शुरू हो रही नई जनरेशन की। आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा हमारी जनरेशन में ऐसा होता था, वैसा नहीं होता था, लेकिन क्या आप जनरेशन वाले इस फर्क को जानते हैं? अब तक आप जेन जी और जेन अल्फा के बारे में सुनते रहे होंगे, लेकिन अब ये पीढ़ियां सीनियर हो गई हैं क्योंकि उनकी एक जूनियर जनरेशन दुनिया में आ चुकी है। इस नए वर्ष में आज से पैदा होने वाले बच्चे अब बीटा किड्स कहलाएंगे, यानी अब पैदा होने वाले बच्चे बीटा जनरेशन के होंगे। 2025 से लेकर 2039 तक बच्चे पैदा होने वाले बच्चों की जनरेशन को बीटा जनरेशन नाम दिया गया है। अब आपको मन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, और वो सवाल ये होगा कि आखिर इन जनरेशन के नाम कैसे तय होते हैं और अब तक कितनी और कौन सी जनरेशन दुनिया में आ चुकी है, इसे भी आपको समझा देते हैं। दरअसल जनरेशन के नाम रखने की शुरुआत 20वीं सदी में कर दी गई थी। 1901 से लेकर 1927 के बीच पैदा हुए बच्चों की जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया, क्योंकि इस दौर में पैदा हुए बच्चों का जन्म या तो पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ या फिर उनका बचपन विश्व युद्ध के दौरान गुजरा। इस पीढ़ी के संघर्षों की वजह से इसे ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। इसके बाद आई सैटेलाइट जनरेशन, यानी 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए लोगों की पीढ़ी। इस पीढ़ी ने दूसरे विश्व युद्ध, बेरोजगारी, ग्रेट डिप्रेशन को झेला। खामोशी से इतना सब झेलने की वजह से इस पीढ़ी का नाम साइलेंट जनरेशन रखा गया, साइलेंट जनरेशन। इसके बाद 1946 से 1964 तक की जनरेशन रही बेबी बूमर्स। वो इसलिए क्योंकि दुनिया जनसंख्या वृद्धि वाले मोड में थी। इन वर्षों के बीच दुनिया भर में 7.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हुए। 1965 से 1980 वाली जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा गया, क्योंकि इसे आधुनिक जमाने की शुरुआत माना गया।
कंप्यूटर और टीवी पहली बार लोगों के पास आए, लेकिन आम जनता में जनरेशन वाली ये चर्चा मिलेनियल्स के साथ ज्यादा हुई। मिलेनियल्स यानी 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए बच्चे मिलेनियल्स कहलाए, यानी वो पीढ़ी जो आज 28 से 45 साल के बीच की है। हालांकि पहले इन्हें जनरेशन वाई कहा गया, लेकिन 1991 में आए एक उपन्यास में इस पीढ़ी को मिलेनियल्स कहा गया, तो फिर वही नाम प्रचारित हो गया। इस पीढ़ी ने तरह तरह के बदलाव देखे। तकनीक की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट टीवी और ऑडियो कैसेट से सीडी, डीवीडी, इंटरनेट और एआई की दुनिया तक का सफर पीढ़ी ने देखा। और फिर 1997 में एंट्री हुई जनरेशन जी की, अब तक की सबसे नई युवा पीढ़ी। ये जनरेशन स्मार्टफोन, इंटरनेट के साथ बड़ी हुई और ये जनरेशन जी अब एआई वाली दुनिया के सपनों को जी रही है। ये वही जनरेशन है जिसने बहुत कुछ देखा। इसी तरह 2013 से 2024 तक जनरेशन अल्फा का दौर रहा। 2013 से 2024 इस पीढ़ी के बच्चों ने माता पिता जो हैं वो ज़्यादातर मिलेनियल्स हैं, इसीलिए इन्हें मिनी मिलेनियल्स भी कहते हैं। और इस जनरेशन ने कोरोना का एक खौफ भी देखा। अब बात जनरेशन बीटा की, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जब ये पीढ़ी जवान होगी तो शायद एआई की दुनिया भी एक जनरेशन पुरानी हो चुकी होगी। इसीलिए ये पीढ़ी एआई और डिजिटल दुनिया की एक्सपर्ट होगी। इस पीढ़ी के बच्चे रोबोटिक्स की दुनिया में भी कई चमत्कार देख चुके होंगे। इस पीढ़ी के सामने ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती जनसंख्या जैसी कई चुनौतियां भी होंगी। ऐसे में 22वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया कहां पहुंचेगी वो शायद यही बीटा जनरेशन तय करेगी। आप इतना तो समझ गए होंगे कि जनरेशन के ये नाम सिर्फ सोशल मीडिया के फैंसी नाम नहीं है, बल्कि नाम बहुत रिसर्च के बाद तय किए जाते हैं। इसके लिए समाज शास्त्र और जनगणना के जानकारों की एक टीम काम करती है और जनसंख्या के बदलावों के साथ साथ समाज के बदलावों को भी समझती है। इन सब बदलावों को देखकर जनरेशन के नाम और उनके दौर तय किए जाते हैं। ये नाम हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि किस दौर के लोग कैसे बड़े हुए, कैसा सोचते थे, उनका रहन सहन कैसा था। उम्मीद है अब आपको जनरेशन का इतना ज़रूरी ज्ञान तो हो ही गया होगा कि आगे से जब कभी सोशल मीडिया पर मिलेनियल्स और जेन जी वाला कोई विमर्श देखेंगे तो उसे बेहतर समझ पाएंगे।